अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत और क्रिकेट के हालात तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे एक दफ़ा हम देखते हैं कि मैच में एक टीम का पासा जो है वो काफ़ी भारी दिखाई दे रहा होता है और दूसरी टीम बड़ी हल्की और कमज़ोर महसूस होती है। तो इसी तरह से सियासत में भी हमें यही नज़र आता है कि एक सियासी जमात अगर किसी एक वक्त में बड़ी मजबूत नज़र आती है तो कोई दूसरे लम्हे में ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसको कहीं दीवार से लगाया जा रहा है। तो ये एक दायरे का सफ़र है जो लगता है कि बार बार हम देखते हैं अपनी सियासी तारीख़ में भी और क्रिकेट की तारीख में भी। मैं क्रिकेट से आज इसलिए थोड़ा मिला रही हूँ इस मामले को कि अब से चंद लम्हे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक और मैच में शिकस्त खाई है जनूबी अफ्रीका से और तकरीबन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में सफ़र है वो यहीं पर तमाम हो रहा है, क्योंकि अगले मैचेस अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो बड़ा मुश्किल है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। तो पाकिस्तान की हार और मुसलसल पै दर पे नाकामियाँ यकीनी तौर पर सबके लिए लम्हा फ़िक्र है और सब इस बात पे परेशान है कि एक अच्छी टीम होने के बावजूद भी क्यों हम वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि हम सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई करते नज़र नहीं आ रहे। तो यकीनन इस हार से मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छा सबक सीखना चाहिए और फिर अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें अपने सियासतदानों की तरह नज़र आना चाहिए कि जो बार बार वही गलतियाँ दोहराते हैं और शायद तारीख से सबक नहीं सीखते। और ये मैं तमाम ही जमातों के सियासी रहनुमाओं के बारे में कह रही हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक दबंग वापसी हो चुकी है और उसके बाद बड़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग रहा है कि अदालत उन्हें रिलीफ दे रही है और मुसलसल उनको अदालती महाज पर बड़े आसानियाँ फराहम की जा रही हैं। बज़ाहिर लगता है कि अब उनकी बरियत भी हो जाएगी और उनकी सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी जो कि ऑलरेडी मुअत्तल हैं पंजाब काबीना की मेहरबानी से, और इसके साथ साथ शायद वो इलेक्शन लड़ने के अहल भी हो जाएं। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए इस वक्त मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। साइफर केस के हवाले से वो शिकंजे में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 5-6 उनकी जो ज़ैली दरख्वास्तें थीं रोकने से मुतालिक और ट्रायल जेल में होने से मुतालिक, ज़मानत से मुतालिक, वो पैदर पे तमाम ही दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं और लग ये रहा है कि बड़ी तेज़ी से उनको इस केस में आगे शायद सज़ा भी सुना दी जाए। तो ये सारा मामला क्या हमें नज़र आ रहा है, कानूनी तौर पर ये सब क्या हो रहा है और किस तरह से इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, इस पर कानूनी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सियासी एक माहिर राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आज प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ चौधरी साहब से ही करूँगी, यानी चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से, फिर मैं इमरान साहब और चौधरी फैसल साहब के भी कमेंट जो हैं वो शामिल करूँगी। लेकिन सर सबसे पहले तो एतजाज़ साहब ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज से मियाँ साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई उनको सज़ाएँ भी तो इसी तरह हुई थी, तो अगर उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है तो ये तो बुनियादी तौर पर एक मदावा है, अच्छा है कि अजाला हो रहा है उनके साथ जो ज़्यादती हुई। आपके ख्याल से ये मामला ऐसा ही है या आप इसे किसी और तरह देख रहे हैं? पहली तो बात है समीना, मैं ये अर्ज़ कर दूँ आपके नाज़रीन के लिए कि मैं आज वाकई ख़ुसूसी तौर पे आपके प्रोग्राम के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मेरी आज तबीयत कल बदहज़मी कुछ हो गई थी। तो वो जो फ़ैसला एक आया है कॉर्नीलियन किस्म का कोर्ट का, बड़ा अच्छा दबंग, और जिससे वक़ार सुप्रीम कोर्ट का इंटरनेशनली भी बढ़ेगा। वो जो रेटिंग्स बनाने, जाली रेटिंग्स बनाने वाले हमें हमारी अदलिया को 136 नंबर पे रखते थे, इस एक फ़ैसले से बहुत, वैसे ही वो उस गिनती को तो मैं मानता नहीं हूँ, पर बहुत ऊपर चले जाएगा और मैं इस पे एक मुतमईन था बहुत, पर कल ज़रा पेट ख़राब हो गया। आज मैं आपने देखा है शेव नहीं की भी, तो ये आपके पास बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट की ज़रा एक चलते हुए जुमले की कर लें, ये नहीं, एक चीज़ नहीं हो सकती, कभी तवक्को ना करें कि माशरा सारा ज़वाल पजीर हो, सारे का सारा, हर लिहाज से, इंसान की इक़दार से, इंसान के किरदार से, शहरी के एतमाद से ले लें, किसी हवाले से ले लें, और तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, किरदार के हवाले, किसी हर लिहाज से माशरा ज़वाल पजीर हो, तो एक कोई फूल खिलता रहेगा बाग में, वो हो जी क्रिकेट बड़ी हमारी चैम्पियन हो जानी चाहिए। क्रिकेट भी साथ ही माशरे के साथ ही है
और हमारे बच्चे गो बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। वो अभी भी 1 विकेट से जीत गई है जनूबी अफ्रीका, और उनके पास इतने मुहैया, इतने उनको हैं सहूलियात, और इतना ख़र्चा होता है उन पे, उनकी क्रिकेट टीम पे, वो करती हैं उनकी हुकूमतें। पर हमारे बच्चे भी बड़ी अच्छी गेम खेले हैं, और ठीक है बीच में 1-2 मैचेस में हो जाता है। क्रिकेट को कहते ही, हम जब मैं खेलता था क्रिकेट और माजिद खान मेरे सामने ओपनिंग करते थे हम, और इमरान खान हमारी टीम में 24 नंबर पे होता था, नौजवान था बहुत, हमसे छोटा था, तो उस वक्त से हमें यही बताया जाता था, कोच हमारे ख्वाजा अब्दुल रब साहब बताते थे कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस, कैचेस विन मैचेस एंड क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस। वो चांस हो जाता है, स्लिप लग जाए, ये हो जाए, चौका हो जाए, छिक्का हो जाए, कई दफ़ा ये भी। पर बहरहाल हमें इतना मायूस उनसे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि मियाँ साहब को बहुत सहूलतें मिल रही हैं, और मियाँ साहब को तो बादशाह सलामत के तौर पे वापस उनको लाया जा रहा है, और जो कुछ उनको मिला है इस मामले में वो किसी और को नहीं मिल सकता। उनकी सज़ाएं जो वफाकी कवानीन के तहत सज़ाएं हैं, नैब ऑर्डिनेंस एक वफाकी कानून है, उनको सज़ाएं माफ़ कर रही है सूबाई हुकूमत, ये भी अजब है। उनको वेलकम कर रही है एक निगरान हुकूमत पंजाब की, और जो कि अपना मैंडेट ही खो बैठी है। अब वो 90 दिन की बजाय 300 दिन पे जा रही है। उनको सलूट मार रहे हैं IG DIG सारे, जबकि अभी उनकी सज़ा मुअत्तल भी नहीं हुई। अभी हवाई जहाज़ पे से उतरे थे तो सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी। सज़ा तो वो उनकी मुअत्तल असल में हुई है जब उन्होंने ज़मानतनामे वगैरह दिए, तो वो सज़ा याफ्ता थे, और उनको इतनी पजीराई की गई कि जब सज़ा याफ्ता थे तो लंदन में हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया। फिर आप देखें कि दूसरी तरफ अब ये चर्चा बन गया है साइफर का तो सख्त बेहुदा केस है। ये इस्तिगासा ही बेहुदा है। मैं बड़ा सोच के लफ्ज़ ले रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि साइफर एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पे जो इबारत लिखी है वो ये है सिर्फ कि अमरीकी एक बड़े ऊंचे अफसर ने अमेरिका के, उसने हमारे सफ़ीर को कहा, पैगाम दिया है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप हटा दो, निकाल दो उसको। अब ये कौन से साइफर के तहत, दुनिया में कौन से ये सीक्रेट हो सकता है कि जी हमने सीक्रेट रखना? अमेरिका की मतलब है का इमेज ना ख़राब हो जाए कहीं। ये तो ऐसा मामला है जो प्राइम मिनिस्टर को शेयर करना चाहिए फ़ौरन अपनी जनता के साथ, अपने अवाम के साथ, फ़ौरन पाकिस्तानियों के साथ। क्योंकि हम ये इनकार नहीं कर रहे कि अमेरिकन डोनाल्ड लू ने ये नहीं कहा, ये नहीं हम कह रहे, क्योंकि हमने उस बुनियाद पे कि उसने धमकी दी है, हमने डिमार्च किया, एहतजाज किया अमेरिका के साथ, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये साइफर है। ये साइफर में जो कुछ उसके मंदरजात हैं वो दुरुस्त है। और इसमें ही मैं ये अर्ज़ कर दूं कि साइफर के मंदरजात सिर्फ दुरुस्त नहीं है, ये वज़ीर आज़म एक वाहिद शख्सियत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सारे मुल्क का, जो हर राज को अफशा कर सकता है। और एज वज़ीर आज़म से हट के नहीं अथॉरिटी है कि उसने डिसाइड करना है, तो वो नहीं। और इसमें तीसरी बात है, ये आइन उसको इजाज़त देता है। हाँ, वो फिर भी अगर वो मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर राज अफशा कर दे तो फिर भी चलो उस पर कोई आप इल्ज़ाम धर सकते हैं गद्दारी का। उसने तो कहा है कि देखो ये धमकी हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और ये पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ ने भी उस डिमार्च को, एहतजाज को बतौर वज़ीर आज़म एंडोर्स किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है, बाकी चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। वो सारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठे थे जिसपे शहबाज शरीफ, इमरान खान नहीं, शहबाज शरीफ, वो दूसरी मीटिंग जिसपे वो प्रिजाइड कर रहा था। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें
इसमें क्या हमारी क्या हकीकत होगी? हमारे लिए ये कहा जाएगा कि ये तो अमेरिका के बिल्कुल ही पीछे दबे हुए हैं। आज हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं जो अकेली औरत खातून गज़ा के लिए नारे लगा रही है, या वो शख्स जो है 20 साल का वो गज़ा के लिए निकला है झंडा लेके, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये हम ये रवैया रखे हुए हैं तो उसमें हमें क्या कहेंगे लोग कहेंगे कि आप अमेरिका से इतने दबे हैं कि उसने कहा कि इस वज़ीर आज़म को हटा दो इसकी दफ्तर से, वोट आउट कर दो। तो हम उनको कह रहे हैं महाराज आपने तो सिर्फ कहा था इसको निकाल दो, हमने तो इसको पिंजरे में बंद कर रखा है, कैमरे लगाए हुए हैं उसके कमरे में, हर तरफ 24 घंटे उसकी फिल्म बन रही है। सही। तो आपके नज़दीक ये नहीं बनता केस। मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, मैं फैसल चौधरी साहब का भी इस पे लेती हूँ। वैसे चौधरी साहब आज आपने मुझसे लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड नहीं करनी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि आज ज़्यादा मेरा झुकाव रहेगा एक तरफ चौधरी एतजाज अहसन साहब की तरफ। लेकिन वैसे फैसल चौधरी साहब जो बात हो रही है नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से, उनको अभी हमने देखा कि नैब तो बिल्कुल पीछे हट गया, ना उसे गिरफ्तारी दरकार है ना उसे कोई एतराज़ है। आपको क्या नजर आ रहा है? अगली समात पे बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को टोटली केस से बरी कर दिया जाएगा। आप भी यही समझते हैं या अभी केस चल सकता है, इसमें जान बाकी है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं रह गई है। नैब जो है उसकी दो तरह से देखना पड़ेगा। नैब ने बहुत बतौर इदारा बहुत बड़े बड़े स्कैंडल अनअर्थ किए हैं, बहुत जो करप्शन मैगा करप्शन के मामलात को हैंडल किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी नज़र आया है और ये बिल्कुल उनको एक्यूज़ किया जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है। तो नैब का ये जो मौजूदा कंडक्ट है ये किसी प्रोसिक्यूशन एजेंसी का तो नहीं होता, ये तो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन है। यानी वो अपील्स जिनके ऊपर इतना ज़्यादा रियासत पाकिस्तान का ख़र्चा भी हुआ, वक्त भी कोर्ट्स का लगा, ट्रायल हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से मियाँ साहब को ट्रीट किया जा रहा है, इसको जो है किसी तौर पे फेयर प्रोसिक्यूशन तो नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जिस तरह से मामलात अदालतों के सामने किए गए हैं उनसे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो किस्सा पारीना बन चुका है, माजी का किस्सा बन चुका है। और इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग समीना, ये तमाम हुकूमतों का बशमूल PTI की हुकूमत का भी कसूर है कि उन्होंने नैब को बतौर आज़ाद इदारा जो है करने के लिए कभी कोई ऐसा एंडेवर या ऐसा कोई एक्शन कदम लिया ही नहीं। और नैब जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता रहा मुख्तलिफ़ कामों के लिए। तो इसको इंश्योर करने के लिए किसी ने तवज्जो नहीं दी, और फिर उसका ज़ाहिर है ख़ुद ही उसमें फिर आके फंस जाते हैं, सियासतदान ही फंस रहे हैं। जब से हमने देखा है कि नैब बनी है 99 तो आपको नहीं लग रहा है कि ये केस अभी आगे चल सकता है? तो सियासतदान मैं इस पे जरा एक पॉलिटिकल कमेंट भी लेना चाहती हूँ। कानूनी राय तो आप दोनों की आ गई, कहाँ चलना है केस में चलाने के लिए जिस प्रोसिक्यूशन ने चलाना है वही पीछे हट गई है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो केस कहाँ चलना है? केस तो प्रोसिक्यूशन चलाती है। ठीक हो गया। मैं इस पे ज़रा एक पॉलिटिकल कमेंट भी ले लूँ इमरान साहब का। इमरान साहब, मियाँ साहब वापस आए हैं, नून लीग काफ़ी एकदम एक्टिव भी हुई है, और हमें नज़र आ रहा है, अब खबरें भी आ रही हैं कि आगे वो कैंपेन भी लीड करने जा रहे हैं। अगले दिनों में हम जल्द से जुलूस भी देखेंगे। आपको लग रहा है कि मियाँ साहब के लिए ऑल सेट वाला मामला है इस वक्त, और फ़िलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है? देखिए समीना, बात ये है कि जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, देखिए एतजाज अहसन साहब के होते हुए सच्ची बात है, मैं किसी मुकदमे पे या इस पे कानूनी इस पे तो मुझे तो उस पे बड़ी यकीन करें बिल्कुल ना मेरी जुर्रत है, ना हिम्मत है, ना ताकत है। लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है उससे एक ज़रूर चीज़ सामने आती है, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, या मैं दोनों लिहाज से अगर देखूँ तो ये सिस्टम पूरा जो है ना वो एक्सपोज होता नज़र आता है। हमारे यहाँ होता क्या है, ये होता है कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब हो, FIA हो या कोई भी इदारे हों, उनको इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई उजलत में आप मुकदमात कायम करते हैं, इंतहाई उजलत में अदालतों से फ़ैसले होते हैं, और फिर उसके बाद जब वो उस सियासतदान की तंगी दूर होती है, उसके मामला ठीक हो जाते हैं,
तो उसी तरह क्योंकि उजलत में कायम किए गए मुकदमात और उजलत में सुनाए गए फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, उनमें इतने लकूने होते हैं, उनमें इतनी कमजोरियां होती हैं कि फिर वो जाग की तरह आपको उड़ते दिखाई देते हैं। मियां नवाज शरीफ बल्कि इसमें होता ये कि जो जेन्युइन केस है वो भी कहीं बीच में फायदा उठा जाते हैं लोग। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में भी यही हो रहा है। आप देखें कि अल अजीजिया हो, एवन फील्ड हो, क्या और उन्होंने उस वक्त क्या जी हमें अकामे की बुनियाद पे उन्होंने कर दिया। नैब उस वक्त भी कुछ साबित नहीं कर सकी। अदालतों में जो मामला हुए, फिर जिस तरह से मरियम नवाज बड़ी हुई तो उसके बाद उस वक्त ही कहा जा रहा था कि मियाँ साहब आएंगे तो ये मामला उसी तरह से हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं एतजाज़ हसन साहब से ये पूछना भी चाहूँगा कि क्या हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आएगा, एतजाज़ साहब ये बताइएगा, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब मुकदमात उजलत में इस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कायम ना किए जाएं, इंसाफ पर मबनी चीज़ें हों और हम इंसाफ होता हुआ भी देख सकें? इमरान साहब बड़े दिल के फफोलों को गरमा देने वाली या बर्फ बार कर देने वाली बात, सुख वाली बात आपने की और सवाल किया है। क्या हमारी ज़िंदगी में तक क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में कुछ होगा भी कि नहीं होगा कोई। पहली तो बात यह है कि मुस्तकबिल के बारे में मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक कॉल को दोहराता रहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। आपको 8 मई को या मुझे 8 मई को मालूम था कि इतना एकदम एक भौचाल आ जाएगा और सारी जो बसात है वो लिपटी जाएगी और जो बाहर जो हिरासत में है वो बाहर आ जाएंगे और उनका खैर मकदम हो रहा होगा, क्योंकि मियाँ साहब एक लिहाज से हिरासत में ही थे और उनको हिरासत में ही रिसीव किया जाना चाहिए था यहाँ पर। बहरहाल वो और जो कुर्सी पे बैठा है तख्त पे वो कैद खाने में होगा। ये कोई 8 जनवरी को और इस अंदाज से होगा कि कोर कमांडर का घर जला होगा, कि GHQ के गेट पे हमला हुआ होगा, कि MM आलम का जहाज़ जला दिया गया होगा और ये कि और इसकी कोई मज़ामत नहीं करेगा कोई पुलिस, कोई SHO भाग के नहीं निकला होगा थाने से कि मेरे इलाके में ये क्या हो रहा है, क्या कौन से ये गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि मैं अगर ना पहुंचा। कोई नहीं, कोई हिला ही नहीं, कोई साकत रहा, सारे सकूत रहा, स्वाय ये कि अगर आप देखें तो कोर कमांडर हाउस में जो हुकूमत की जारी करदा वीडियोज़ हैं बार बार दिखाए गए, उसमें 20-25 लोग से ज़्यादा गिने नहीं जा सकते कोर कमांडर के हाउस के अंदर, और वो वसी और अरीज़ जगह है, उसमें तो कोई 5,000-6,000 बंदा भी आ सकता है, शायद ज़्यादा अगर कुल होता। पर आप देखते हैं 20-25 लोग हैं, टावा जैसे अंग्रेज़ी में उर्दू पंजाबी में कहते हैं, वो खड़े हैं बिखरे हुए हैं। कोई शीशे तोड़ रहा है, यकीनन कोई टीवी तोड़ रहा है, पर वो भी 1-1, 2-2 बंदे नज़र आते हैं आपको, कोई मज़ामत ही नहीं। ये पता था कि इतने हमले होंगे और मज़ामत नहीं होगी, ये तो बात की बात है ना कि फिर उन्होंने साजिश किस तरह पकड़ी। ये आपने बात है साजिश के बाद सारे के सारे, ये आपने बात तो बड़ी राइटली पॉइंट आउट की है, लेकिन इसी के साथ मैं ये अगर सवाल अपना जोड़ दूं कि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन है वो माइनस इमरान खान होगा, माइनस चेयरमैन PTI होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह भुट्टो को माइनस किया गया, इसी तरह हम पहले भी देखते हैं कि लीडरान को माइनस किया जाता है, तो ये वही रविश है, वही हमें नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान भी माइनस हो गए सियासत से? देखिए, मैं बड़े अरसे से, बहुत अरसे से कही आ रहा हूँ कि माइनस कोई नहीं होता सियासत, जितना उसका हिस्सा है वो छीना नहीं जा सकता, किसी तौर नहीं छीना जा सकता। उससे बात की जा सकती है, उससे बात मनवाई जा सकती है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, पर वो हकीकत रहती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद होके भी उसके बाद भी उसकी 3 मरतबा हुकूमत है।
बीबी भी शहीद हो गई, उसके बाद भी उसकी हुकूमत बनी और आज भी लोग उसका ही नारा लगाते हैं, भुट्टो साहब का और शहीद बीबी का। और बड़े तूल अर्ज़ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लगता है। सारी मशीनरी रियासत की हर बार पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रही, पीपल्स पार्टी फिर भी उभरती रही। अब इसी तरह मियाँ नवाज़ से हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ को 3 बार गालिबन या 3 बार फारिग किया गया वज़ारत उज़्मा से, और तीनों बार वो फिर वापस हकीकत के तौर पे आ गए। और इस वक्त तो लगता है कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में वो सबसे बड़ी हकीकत है। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स जिसमें असूल नहीं होता, जिसमें सिर्फ मौका परस्ती होती है, उसमें तो वो सबसे बड़े इस वक्त खिलाड़ी हैं। उनके लिए सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं। उनके लिए जो उनके रिलीफ, उनको उनकी दाद रसी के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे बैठे हैं और ऐसे करते हैं कि वो कैदी का जो पिटिशन है उस पर तो वो करते जाते हैं इल्तवा। आज उन्होंने अनाउंस किया है फैसला साइफ़र का, पर साइफ़र के केस को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये केस ऐसा है जिस पे ये आईनी हक नहीं है वज़ीर आज़म का। आइन में लिखा हुआ है, उसके हलफ में लिखा हुआ है कि वो ऐसे मामलात को अफशा करेगा। और ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई न्यूक्लियर राज तो नहीं साइफ़र पे लिखा था। वो इमरान साहब एक प्रोग्राम होता था, ज़रा थोड़ी सी इसको लाइटर कर दें बात को। वो एक प्रोग्राम एक टेलीविज़न पे आया करता था कि जिसमें एक मदारी सा आ जाता है स्टेज पे और वहाँ एंकर बैठे हुए हैं और असामीन भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बीबियाँ और मर्द। हाँ जी। और वो आ जाता है और पटोरी उसने रखी होती है, वो ला के रखता है वहाँ और बीन बजाना शुरू हो जाता है। और फिर अंतर मंतर पढ़ के क्या है, वो टोपी से उससे उठाता है ढकना पटारी से, और वो एंकर को पूछता है बगैर नीचे देखे, वो कहता है सप निकले आई। वो एंकर कहता है नहीं। वो कहता है अच्छा वो है, फिर साइफ़र निकल आया है। ये इस किस्म का साइफ़र है। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आपकी अपनी एक इस पे ओपिनियन है, लेकिन मैं ज़रा चौधरी साहब की भी एक ओपिनियन शामिल कर लूँ। चौधरी साहब, एतजाज़ हसन साहब तो कह रहे हैं ये केस ही कोई नहीं है, लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि 28 गवाहान बन गए हैं कि जी ये केस भी है और बड़े शदीद किस्म के इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। और इधर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तकरीबन इसकी 5-6 जो ज़ेली दरख्वास्तें थीं, इस्तदा रोकने की, ट्रायल या फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ या ज़मानत के ख़िलाफ़ या क्वैशमेंट के ख़िलाफ़, सारी की सारी रद्द हो जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि साइफ़र केस में खान साहब की सज़ा जो है वो बज़ाहिर नविश्ता दीवार है? जी हाँ, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये इस किस्म का केस, जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा है कि जिसमें एक ये पैगाम दिया गया बाहर की ताकत से, और फिर हमने कि आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को जो है इस तरह से करें, और फिर उस पर डिमाश दिया गया, सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, रियासत पाकिस्तान की तरफ से। और उस वक़्त के जो सरबराहान थे फोर्सेस के भी और पॉलिटिकल जमातों के भी, इन सब ने मिल के जो है उसको ये समझा कि डिमाश दिया जाए। जिस तरह से ये केस चलाया जा रहा है, जिस तरह से 28 गवाह तो कम है, वो चाहें तो 280 गवाह भी कर लें। और ये जो जिस तरह से एतराज़ आज जैसे बेल एप्लीकेशन जो आर्ग्यू की गई इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसमें आज़म खान साहब का जो गायब रहना और उनका इतनी देर बाद बरामद होना और फिर स्टेटमेंट देना, इस पर भी काफ़ी एतराज़ उठाए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर वो इतना जो साइफ़र का जो संभालने का या रिकॉर्ड रखने का जो मामला है, वो टेक्निकली रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या स्टाफ का काम है, तो उसके अलावा जो है अगर वो इतने प्रोटेक्ट थे तो अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2023 तक वो बोले क्यों नहीं? उन्होंने किसी जगह कंप्लेंट क्यों नहीं की? और आर्टिकल 248 का उन्होंने सहारा लिया कि वो इस्तिस्ना हासिल। आप तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन जो आज मैं जमानत का फैसला देख रही थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें तो जज साहब बड़े कन्विंस लग रहे थे, बल्कि उनके बहुत से रिमार्क्स तो ऐसे थे
जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट मेरिट पे उन्होंने फैसला ही सुना दिया हो, कि जिसमें वो कह रहे हैं, बाकायदा उनकी लैंग्वेज है ये, कि ताल्लुक भी नज़र आ रहा है। और उन्होंने ये समीना इस तरह से नहीं सुनाया जाता, ये गलत बात उन्होंने की है। जो बेल के फ़ैसले हैं उसमें तो 161 के बयान जो है पुलिस के स्टडी में बयान होते हैं, उनके ऊपर का कौन सा जो है वो अदालत रिलाई करती है। ये बेल का जो फ़ैसला आया है और इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, मैं समझता हूँ ये तो ट्रायल को जो है प्रेजुडिस कर देंगी। और ये इतना इस हद तक तो जज साहब को जाना नहीं चाहिए था। बेल मैटर्स में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बहुत मुख्तसर फ़ैसला लिखते हैं, और सिर्फ अगर वजूहात देनी हो तो उसके साथ में नीचे ये लिखा जाता है कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इससे नीचे की अदालत मुतासर हुए बगैर फ़ैसला करेगी। लेकिन आज का जो बेल का फ़ैसला आया है वो तो पूरा केस उन्होंने इस तरह से डिस्कस किया कि जिस तरह से कोई इसका कोई मकसद पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मैं मुतरफ़ हूँ क्वालिटीज़ का, मोहतरम जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन आज का जो बेल का फ़ैसला है वो किसी तौर पे भी कानूनी मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरता है, और वो बड़ा ही गैर मामूली सा फ़ैसला है, और इस तरह के से ज़मानतों के फैसले नहीं दिए। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अभी हमें पॉलिटिकल कुछ थिंग्स हैं, बड़ी मुलाकातें अहम हुई हैं, उसके हवाले से भी बात करनी है। आज हमने एक रेफरेंस से मुतालिक भी देखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ इमरान खान साहब की हुकूमत में एक रेफरेंस फाइल किया गया था, आपको याद होगा, और उसके बाद हमने देखा कि रिव्यू पिटिशन में फिर वो रेफरेंस जो था वो फारग हो गया था, और काजी साहब अपने अहदे पर ना सिर्फ बहाल रहे बल्कि इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। अब उस रेफरेंस से मुतल्लिक ऐसा लगता है कि कोई भी उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये रेफरेंस उनकी ख्वाहिश पे नहीं भेजा गया, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये गलती थी, नहीं भेजना चाहिए था। सदर साहब भी यही आज गुफ्तगू कर रहे थे कल हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में। तो क्या काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ ये रेफरेंस नहीं जायज़ था? और फिर दूसरी बात ये भी इसमें आती है कि अगैन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जजेस के ऊपर भी दबाव बढ़ता है जब हुकूमतें बदलती हैं। तो ये उसी का एक हमें सिलसिला नज़र आ रहा है कि अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अगेंस्ट भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर है, और उसके हवाले से आज उन्हें एक शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है। चौधरी साहब, एतजाज़ हसन साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का रेफरेंस था, इस पर आपकी क्या राय है सर? ये जायज़ रेफरेंस था? क्या ऐसा रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए जजेस के खिलाफ? देखें, उसके बारे में पहली एक चीज़ मैं आपको बता कर दूं, जहाँ तक मेरे वकालत के साथ मेरा ताल्लुक़ है, और सियासत के से हट के ज़रा उससे दूसरा जो एक मेरा प्रोफेशनल जो ओपिनियन है, एक पैशन है, वो है वकालत। अब वकालत में हम वकीलों का, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं, और मेरी राय से अक्सर इत्तफाक ही करेंगे वकला, कि हमारे लिए ये नहीं है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस हैं, उमर बंदयाल हैं, कि काजी फ़ायज़ ईसा है। हमारे लिए चीफ जस्टिस है, और उसके इर्द गिर्द हमारी एक रेड लाइन है। हमने उसको किसी परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को हटाया था, और एक क्या उसको कहिए डिक्टेटर का के तौर पे, और वो आर्मी चीफ भी था, सदर भी था। हमने उससे अगर टक्कर ली थी तो इसलिए नहीं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नामी शख्स चीफ जस्टिस था, इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक वकार होता है और एक ओहदा होता है। अब काजी फ़ैज़ ईसा साहब आके बैठे हैं तो वो हमारी रेड लाइन है, और वकला उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इमरान खान को या सदर पाकिस्तान को इस पे कोई पशेमानी होनी चाहिए कि उन्होंने रेफरेंस क्यों किया, ये उस वक्त जो उनको मशवरा दिया गया, मशवरा यकीनन लॉ मिनिस्ट्री ने दिया होगा, और वज़ीर आज़म डिपेंड करता है लॉ मिनिस्ट्री पे ऐसे मामलात पे, और अटर्नी जनरल के ऑफिस से पे, वो ख़ुद उसको इल्म हो ना हो,
और सदर भी बाउंड है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का। इनको इतना पशेमान और इतना अपॉलोजेटिक होने की क्या ज़रूरत है? ये तो अपॉलोजेटिक होने की सदर के वक़ार को ख़राब कर रहे हो कि मैंने नहीं। भैया आप कहें मैंने दस्तखत किए, मेरे दस्तखत है, मैंने फ़ाइल किया है। पहले मरहले में अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट ने भी रेफरेंस को अपहोल्ड किया है पहले मरहले में। रिव्यू के मरहले पे वो majority माइनॉरिटी हो गई, माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो गई, और जो फैसला हो गया उसको तस्लीम कर लिया गवर्नमेंट ने, बात ख़त्म हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी मसले से, कोई चपकलिश से, बग़ैर किसी झगड़े से बड़ी स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी हो गई फ्रॉम उमर अता बंदयाल टू काजी फैज़ ईसा। तो अब ये मेरा ख्याल है लोगों को उसकी पशेमानी नहीं होनी चाहिए जो आपने खुद किया है। अगर इमरान खान ने वो रेफरेंस फाइल किया है तो कोई बात नहीं, ही हैज़ टू ओन इट अप। He must have acted on advice, but he has to own it up, and the president has to own it up. नहीं, लेकिन इत्तेजाज हसन साहब उसमें फिर ये आ जाता है ना मामला कि कोई बदनीयती पर मबनी काम था, किसी चीफ जस्टिस को यानी मुतवक्के या आने वाले चीफ जस्टिस को हटाना, या जो भी उस वक्त वज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको हटाना था। जैसे अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस है उसका भी मकसद टाइमिंग यही शो कर रही है कि जैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, उसका मकसद गुडविल नहीं है बल्कि बदनीयती है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप समझते हैं कि जजेस को बदनीयती की बुनियाद पर टारगेट किया जाता है? ये किया गया था ना, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बदनीयती के बुनियाद पर ही टारगेट किया गया था ना, जिसके बाद हमने जब मूवमेंट चलाई तो उनको वापस लिया गया और वो 5 साल उसके बाद चीफ जस्टिस रहे। अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या उससे आदमी इख्तलाफ कर सकता है, वो पर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको इस तरह सरे आम आप ना उनको बेतौकीरी कर सकते थे, ना उनको हटा सकते थे। अब यही इसी रोल में, किरदार में आ गए हैं काजी फैज़ ईसा साहब। आप एक इंडिपेंडेंट जज रहे हैं पहले भी, और शायद उसकी वजह से इनकी दो बेतौकीरी मंजूर हो, लोगों को मंजूर या मंसूबा हो एक बेतौकीरी करने का। पर इन्होंने फ़ैसले जो फैज़ाबाद धरने पे दिए, जो इन्होंने वो तिलोर वो जो बस्टर्ड हंटिंग पे उसका एक और नाम वो उसके शिकार पे वो जो दिए वो बड़े यकीनन पायदार असूल पर बुनियादी फ़ैसले थे। उनका इख्तलाफ भी हुआ, वो माइनॉरिटी में भी रहे। माइनॉरिटी में अक़लियत में तो कॉर्नेलियस भी रहते थे, और अक़लियत में होना तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर बहरहाल अब इनको मौका मिला है, इनको भी पुरानी इनको भी अपनी ज़हन में दिल में कोई रंजिश नहीं रखनी चाहिए। इससे बालातर होकर फैसले किसी वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब, इसमें मेरे जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर हम ये बात सोच लें हर रेफरेंस के ऊपर कि ये बदनीयती पर ही मबनी है, तो इससे तो ऐसे लगेगा कि जैसे जजेस एहतसाब से बाला हो गए हैं, फिर तो किसी भी जज के खिलाफ कभी भी कोई रेफरेंस नहीं फाइल हो सकेगा। हर वक्त यही जद में रहेंगी चीज़ें कि जी किसी ने बदनीयती की बुनियाद पर किया है। तो फिर ये किस तरह इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं मसले को, चौधरी साहब? ये जो जज जिन पे इल्ज़ाम लगता है और जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तलब करती है, वो तो ज़रूर यकीनन ये अपनी सफाई में दलील दे सकते हैं कि ये बदनीयती पे है। ये उनका लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए अगर वो समझे। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, ये आम बहस में तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए अमूमन कि ये बदनीयती पर मबनी। बिल्कुल ठीक, यही सवाल मैं फैसल चौधरी साहब से भी कर लूं। लेकिन एक इसमें यह बात भी है चौधरी साहब के, एक ये भी तो हमारे यहाँ है कि जिस तरह से जजों की तकरीरें की जाती हैं, जिस तरह से चैम्बर्स हों, जजेस के जो रिश्तेदार हों या जो भी लॉबीज़ हों, उनके जजेस बनाए जाते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि उसकी वजह से भी अब अगर एक जज के खिलाफ 10 शिकायत भी आएँ
तो फिर उसकी जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई तो इन्हीं मकासद के लिए गई थी कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई है तो इसको भी मेरा ख्याल क्लैरिफाई होना चाहिए। मैं फैसल चौधरी साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं और फिर मैं ब्रेक की तरफ भी मुझे जाना है। जी चौधरी साहब। ये जो 10 शिकायतें आई हैं ये की किसने हैं, ये भी तो देखिए ना कि शिकायत कुरंदा कौन है। बार कौंसलों को क्या दिलचस्पी हो गई है एक दफ़ा एक जज के ख़िलाफ़, और एक ही जज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। और आज याद रखिएगा ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शो काज नोटिस हुआ है 3-2 की अक्सरियत से हुआ है, सिर्फ एक जज साहब की जो है वो बढ़तरी से हुआ है। तो इसमें लॉयर पॉलिटिक्स और जुडिशल पॉलिटिक्स को तो रूल आउट मैं नहीं करता, ज़ाहिर है वो वहाँ पे मौजूद है। और ये जो मामलात है जब आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद आगे जाएंगे, जब काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था तो भी ये बहुत सारी बातें इस तरह से हुई हैं जिससे इदारे के वक़ार को मजरूह किया गया। और अब ये जो मामला हुआ है इससे मज़ीद जो है ख़राबा होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बहुत ज़्यादा तकसीम है, जजेस के अंदर तकसीम बहुत वाज़ेह है, अभी तक वो इतनी दूर नहीं हो सकी। ये जो केस इस तरह से टेकअप किया गया है और जिस तरह से ये हो सकता है फाइनलिटी में भी 3-2 पे आ जाए, लेकिन इससे इदारे का वक़ार बहुत मजरूह होगा और कमज़ोर होगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के इन एक्शन की वजह से और उनकी जो बुज़दिली की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है और अब वो चले गए हैं, लिहाजा बात करना मुनासिब नहीं है। हम जब मौजूद थे तब भी मैंने ये कहा था कि बुज़दिल लोगों को तारीख़ याद नहीं रखती और वो तारीख़ की धुंध में गुम हो जाएंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उस पर अमल दरामद न करवा के सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है, उस तरह से इन किस्म के मामला से सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुँचेगा। और मैं क्योंकि बहसीत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के उस इदारे से मुंसलिक हूँ तो मुझे उस इदारे की इज़्ज़त और मुझे उस इदारे का वक़ार किसी भी जज से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि जजेस जो है रिटायर भी हो जाएंगे फिर भी हम वकील जो है वकालत करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक मजबूत इदारे के तौर पे पाकिस्तान के निज़ाम में अपना रोल भी अदा करे और डिलीवर भी करे। जो सब इदारे तो सब ही जो हैं उनको इसी तरह से होना चाहिए, किसी भी इदारे को बेतुकीर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी बात नहीं है कि कोई इदारा इतना मुकद्दस गाय तस्लीम कर नहीं। इमरान याकूब खान साहब अदल इंसाफ से मुतल्लिक जो इदारे होते हैं उनका खास मुकाम होता है, क्योंकि उन्होंने इदारे में माशरे में जिस माशरे में अदल नहीं हो जाएगा, इंसाफ नहीं होगा, कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, बाकी इदारों को आप सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से इसलिए तकाबुल नहीं कर सकते कि उनका काम ये देखना होता है कि वो इदारे कैसे काम करें। अदालतें हैं पूरी दुनिया में जो निज़ाम होता है उसमें सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। ये इदारों के मुकाबले इदारों का मुकाबला नहीं है हजूर, ये इदारों के किरदार के मुताबिक जो है पॉइंट आ गया। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि इंसाफ इदारे ने तो नहीं करना, इंसाफ तो वो उस इदारे में बैठे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने करना है। तो अगर जज साहिबान खुद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उस इदारे की बेतुकीरी के इक़दाम करेंगे, उसकी तौकीर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो मैं और आप कैसे रखेंगे? जितने मर्जी इसमें देख लें, खुद भी तो इदारे मुझे तो इसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की जो राय है वो सबसे साहिब नज़र आती है कि अगर रेफरेंस फाइल हो भी जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसी मकसद के लिए बनाई गई है, तो अच्छा है कोई जज अपने आप को क्लियर वहाँ पे करे। और दूसरी बात ये कि अगर वो क्लियर हो जाए या उसको किसी वजह से अगर डिसमिस भी कर दिया जाता है तो दोनों सूरतों में दोनों चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए उसी खुले दिल के साथ। चौधरी इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहे आज प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमें खासा वक्त दिया, आपको सेहत दे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन छोटा सा प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और यौम स्याह भी है, क्योंकि आज 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्ज़े के 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी ये मसला हल तलब है। आज भी यहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उसी तरह उरूज पर हैं और आज भी ऐसा लगता है कि अक़वाम आलम खामोश तमाशाई बनी बैठी है। तो ये कब मसला हल होगा और किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या किरदार इफ़ेक्टिव अदा कर सकता है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, आपके नज़दीक मसला कश्मीर
कब हल होगा, कैसे हल होगा? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो हमें बिल्कुल बेकार दिखाई देती हैं इस तनाजुर में कि उनके ऊपर तो कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। समीना, बात है सीधी सी, मासूम कश्मीरियों के खून के साथ इंडिया मुसलसल होली खेल रहा है। 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है उनके जुल्म सितम की दास्तान। मैं आज जब ये फिगर्स देख रहा था कश्मीर के हवाले से तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं ये फिगर्स के। कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, 2.5 लाख जो है ना कश्मीरी, उनको शहीद किया जा चुका है। मुझे आप ये बताएं, 1 लाख से ज़ायद बच्चे, बल्कि कितने लाख बच्चे जो हैं वो यतीम हो चुके हैं। 11,000 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं उनकी वहाँ पे वो ज़्यादती का शिकार हुई हैं। अब इसके अलावा जो पैलेट गन का शिकार हुए, जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए, जिन माओं से बेटे छीन लिए गए, ये इस तरह की दास्तान एक फर्द भी एक फैमिली का चला जाए तो उस फैमिली के लिए तो सारी ज़िंदगी का एक बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मामला ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि मसला कश्मीर हल कैसे होगा, तो अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा फोरम तो कोई नहीं है। वहाँ पे आपने करारदादें भी पास करवा ली तो हुआ क्या? आप ये देखें कि इंटरनेट वहाँ बंद हुए कितना अरसा हो गया, 2019 से इंटरनेट बंद है। अब आप वो जब 5 अगस्त वाला उन्होंने एग्जाम किया था। अब मुझे ये बताएं कि 2019 से लेके आज तक यानी 5 साल, 2023 में आप बैठे हुए, 21वीं सदी में बैठ के आप कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह भी है, इस खिता है एक दुनिया में जहां इंटरनेट 5 साल से नहीं, यानी आपने दुनिया से उसको कितना पीछे छोड़ दिया। तो मामला ये है कि ये जुल्मों की तो आप जितनी मर्जी दास्तानें सुनाते रहें, इस तरह से हल नहीं होगा। ये इसी तरह से हल होगा कि अल्लाह ताला को खुसूसी मदद करे और जो कश्मीरी हैं वो अपनी लड़ाई खुद ही उनको लड़ना पड़ेगी, और वो तो बेचारे लड़ ही रहे। लेकिन चौधरी साहब, जहां हम ये बात करते हैं, इमरान साहब ने भी जो भी बात की कि खुद कश्मीरी तो बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जाहिर है एक उस पर अपना मौक़िफ़ है और पाकिस्तान अपने ही जो गूनागूं मसाइल का शिकार है। वो क्या इसमें आप समझते हैं कि इस पोजीशन में कभी आ सकेगा कि वो कश्मीर के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन सके और फिर दुनिया को सुननी पड़े उसकी आवाज़? क्या करे ऐसा पाकिस्तान? पाकिस्तान कश्मीर के लिए हमेशा खड़ा रहा है। सियासी और अखलाकी महाज के ऊपर कश्मीर की सपोर्ट और कश्मीर के इशू को पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो उसने हमेशा हाईलाइट किया है, अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई और फोरम हो। पाकिस्तानियों ने जितना कश्मीर इशू को अलाइव रखा है, या पाकिस्तान की हुकूमतों ने या रियासत पाकिस्तान ने, उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा बन चुका है, OIC या दूसरे फोरम्स भी ऐसे इदारे बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ गुफ्तो शनीद होती है और उसके आगे अमल नहीं होता। जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में जो हो रहा है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा कितना इफ़ेक्टिव है वो देख लीजिए। कश्मीर के ऊपर एक जो इस वक्त मोदी की हुकूमत है हिंदुस्तान में, जिनका पूरा जो नज़रिया है वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और के ख़िलाफ़ है, तो उसके ऊपर जो है वो खड़े हैं। और एक अपार्थाइड स्टेट्स जो है, यानी वो एक नस्ल कुशी करना चाहते हैं मुसलमानों की, और कश्मीर क्योंकि वहाँ पे एक मेन इलाका है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, तो मोदी की हुकूमत जो है उनको ख़त्म करने के दर पे है। यही कोशिशें पूरे दूसरे सिहोनी रियासतें भी कर रही हैं। लेकिन जब तक मुसलमानाने जो दुनिया में मुसलमान हैं वो इकट्ठे होकर इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक मजबूत फिर मार ही खाते जाएंगे। हम हर जगह ही खा रहे हैं, सिर्फ हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, वो तो हाँ मार ही खा रहे हैं हर जगह। चलिए जी, प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं दुआ के साथ। अब दुआ ही बच जाती है फिर जब कुछ और समझ में नहीं आ रहा होता, कि अल्लाह ताला कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं उन्हें आसान करे और हम पुरअमन एक पुरसुकून कश्मीर देख सकें अपनी ज़िंदगी में और ये मसला हल हो। आज के प्रोग्राम को यहीं पर समेटते नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।